इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन को स्टडी करने के बाद में अब हम ये डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं और उन फैक्टर्स का क्या क्या कॉस्ट आता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो गुड्स एंड सर्विसेज को दोनों को ही हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि गुड्स का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको कोई मोबाइल फ़ोन चाहिए, और जो सर्विसेज हैं उसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि किसी होटल की आपको सर्विसेज चाहिए। तो मोबाइल फ़ोन को बनाने में क्या क्या कॉस्ट आता है, कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एक होटल को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइजेज हैं वो किस तरीके से डिसाइड होती हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम मोबाइल फ़ोन की, तो मोबाइल फ़ोन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक फैक्ट्री की ज़रूरत होगी, और फैक्ट्री को अगर आपको एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आपको लैंड चाहिए, वहाँ पर काम करने के लिए लेबर चाहिए, वहाँ पर कैपिटल चाहिए आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी मशीनरी और जो भी रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसको कैपिटल में इंक्लूड किया जाता है, और वहाँ पर आपको एक एंटरप्रेन्योर चाहिए जो अपना मनी वहाँ पर इन्वेस्ट कर सके। अब ये तो हो गए इम्पोर्टेंट फैक्टर, मतलब ये सारी चीज़ें होंगी तभी जा कर के गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो पाएगा। अब ये सारी चीज़ें इन्वेस्ट की जाती हैं तो इनका कुछ ना कुछ कॉस्ट भी होता है। जैसे कि लैंड अगर आपने यूज़ की है तो उसका आपको रेंट देना होता है, लेबर अगर काम करती है तो वेजेस देने होते हैं, कैपिटल जो आपने वहाँ पर लगाई है उसको इंटरेस्ट देना होता है उसका, और एंटरप्रेन्योर जो है जिसने अपना मनी इन्वेस्ट किया है वो उस प्रोडक्ट से कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी चाहिएगा। तो जब भी फैक्ट्री से कोई भी प्रोडक्ट बाहर आता है तो इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो डिसाइड होता है, और ये जो प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का वो होता है फैक्टर कॉस्ट। सेम इसी तरीके से आप किसी होटल के एस्टेब्लिशमेंट को भी इस तरीके से स्टडी कर सकते हो, तभी जाकर के कोई होटल जो है वो अपनी सर्विसेज का प्राइस डिसाइड कर पाता है कि इतना मेरा खर्चा हुआ है और ये जो कॉस्ट है ये तो मेरा एक मिनिमम होना ही चाहिए। अब जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज फैक्ट्री से बाहर आते हैं एक प्रोडक्ट के रूप में, तो उस पर गवर्नमेंट जो है वो अपना कुछ टैक्स अप्लाई कर देती है, तो इसके थ्रू जो है वो फाइनल मतलब मार्केट वैल्यू जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो इससे डिसाइड होती है। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो किसी किसी प्रोडक्ट पर कुछ सब्सिडी भी देती है, मतलब कुछ छूट भी देती है, जिससे क्या होता है जो प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे सब्सिडी को, और इससे जो मार्केट वैल्यू जो है वो किसी भी प्रोडक्ट की डिसाइड होती है। तो अब ये आप समझ गए होंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है, वो जो प्राइस है मार्केट वैल्यू, जो फैक्ट्री प्राइस है वो किस तरीके से डिसाइड होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट का जब प्रोडक्शन होता है तो उसको उस प्रोडक्ट को कौन कौन से सेक्टर में रखा जाता है, क्योंकि जब हम जीडीपी को काउंट करते हैं किसी भी कंट्री को तो उसमें हम स्पेसिफिक देखते हैं कि इस जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कितना रोल है, सेकेंडरी सेक्टर का कितना रोल है, एंड टर्शरी सेक्टर का कितना रोल है। तो ये सेक्टर होते क्या हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू होता है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का हमने यूज़ किया और उसके थ्रू हमने किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया, तो उन सारे प्रोडक्ट्स को हम इंक्लूड करते हैं प्राइमरी सेक्टर में, और प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज। इन सभी से जो भी हमें इनकम होती है, इन सभी से जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनको प्राइमरी सेक्टर में रखा जाता है। सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, और इस सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में हम यूज़ करते हैं जो प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट निकलता है, मतलब प्राइमरी सेक्टर से जो प्रोडक्ट निकला इसको हम सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ करते हैं, और फिर उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसको उन सारे प्रोडक्ट्स को हम रखते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात,
माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अगर हम डेफिनेशन के बेसिस पर देखें तो माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में आना चाहिए, लेकिन इनको सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। प्राइमरी सेक्टर में क्यों आना चाहिए? क्योंकि माइनिंग आप सभी को पता है जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आप किसी वाटर से या तो प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर विंड से प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर सोलर एनर्जी के थ्रू प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये सारे क्या हो गए? नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। तो जो हमारी डेफिनेशन है उसके बेसिस पर तो ये प्राइमरी सेक्टर में आने चाहिए, लेकिन इनको सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड किया जाता है। अब बात आती है टर्शरी सेक्टर की, और जो सर्विस सेक्टर है उसको सर्विसेज को टर्शरी सेक्टर में रखा जाता है। मतलब जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, होटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सभी को टर्शरी सेक्टर में रखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जो रोल है वो काफ़ी कम है। अगर हम परसेंटेज के बेसिस पर देखें तो प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में रोल है 17%, मतलब इनकम का इतना पार्टिसिपेशन है, और यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट करती है 50%। तो इसी से आपको पता चलता है कि हमारे इंडिया में जो फार्मर्स की कंडीशन है वो इतनी कम, इतनी जो डिग्रेडेड स्टेज में क्यों है। उसका मेन रीज़न ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और जो इनकम है वो कम है। अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में क्या होने लग गया है कि टर्शरी सेक्टर में हम सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं, लेकिन टाइम के साथ में ये देखा गया कि सभी सर्विसेज को आप एक साथ नहीं रख सकते हैं। कुछ इंटेलेक्चुअल सर्विसेज होती हैं जिनको हमें इंक्लूड करना चाहिए किसी अलग सेक्टर में, और इसीलिए जो क्वाटरनरी सेक्टर जो है वो बनाया जाने लग गया। अब इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड की जाएंगी? जैसे कि हायर एजुकेशन, ओके, रिसर्च, ये सारी जो सर्विसेज हैं उनको क्वाटरनरी सेक्टर में रखा जाना चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में टाइम के साथ में ये भी डिसीजन लिया जाने लगा कि क्वीनरी सेक्टर, जैसे कि पॉलिटिकल बेसिस पर या फिर किसी कंपनीज के हायर लेवल पर जो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं उनको हमें इस सेक्टर में इंक्लूड किया जाना चाहिए। लेकिन अगर हम ब्रॉड लेवल पर देखें तो सिर्फ 3 सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें एक बेसिक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं इकोनॉमी को लेकर के, जो हमें क्लियरली ध्यान में होने चाहिए। ओके, थैंक यू।